चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था ना सोशल साइंस का, दिखाई दे रहा है SST का जो हुआ है, उसका देखते हैं। तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, तुम लोग मारा है कि नहीं। जितना पढ़ाया सब उसी से है, मात्र 2 चैप्टर पढ़े हुए किए हैं, लगभग 20 चैप्टर तक में सब है। और अर्धवार्षिक एग्जाम था ये, उसी का है। चलो पूछते हैं, बताना है फटाफट, ठीक है ना। बताना पहले क्या है, किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत बार पढ़ा है मैटरनिक, किसने कहा था? मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। और उसका युग कब तक था? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। एलली ए गदी कह की गीत ने गाना, यहाँ ध्यान देना, बल कह की। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का, किसका था? बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस क्रांति कब हुआ? 1789 में। इसका नारा क्या था? नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। तुम लोग देखा होगा तो फटाफट सब बन जाएगा, ठीक है। सब पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को, ये न्यू बैच में जो पढ़ा रहे हैं उसको भी डाल रहे हैं, जो पुराना भी पढ़ाए थे सब पढ़ाया हुआ है, चाहे वो साइंस में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स हो, या पूरा मैथ हो, या हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, सब पढ़ाया हुआ है। और VBI ऑब्जेक्टिव जो कराया हुआ उसको भी अगर खरीद देख लिया हुआ, सब एक ही वीडियो में कराया हुआ है, उसी सब सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। SST का एक ही वीडियो में कराया हुआ है, हिस्ट्री का हाँ एक ही वीडियो में पूरा किताबें खत्म है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स का एक वीडियो में VBI ऑब्जेक्टिव, और VBI सब्जेक्टिव भी करेले हैं। हर सब्जेक्ट का एक वीडियो में 2 नंबरिया एक 5 नंबरिया, तो देख सकता है। अगला क्वेश्चन कितना है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस के सम्राट बना था? कब बना था? 1799। और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया था। 1804 में नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड लागू किया था। कोड मतलब नियम कानून नेपोलियन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो सब लोग जानते हैं यूनान को। यूनान को कहते हैं यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि वहीं से जो है यूरोपीय सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया है? 1830 के बाद कैसा शासन स्थापित हुआ है? यहाँ निरंकुश मार लेगा। निरंकुश तो पहले था, संवैधानिक हुआ। कैसा हुआ? संवैधानिक हुआ। कैसा हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। तो राजतंत्र नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, संवैधानिक हो जाएगा। अगला है, यंग इटली का स्थापना कब किसने किया था? सब जानता है, यंग यूरोप एवं यंग इटली दोनों का स्थापना किया था मेजनी। किसने किया था? और मेजनी को इटली का मसीहा एवं इटली का पैगंबर भी कहा जाता है, पता है ना। और गैरिबाल्डी को इटली का तरवाल कहा जाता है। गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था। पैसे से क्या था? नाविक था। बतेबे किए तुम लोग को। इटली के एकीकरण में 4 व्यक्ति का योगदान था, मेजनी, काउंट, गैरिबाल्डी और एक थे विक्टर इमैनुअल जो शासक थे, कहाँ? साल्विया पिडमाउंट के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से है? तो बताया थे राष्ट्रवाद के परिभाषा दिए थे अर्नस्ट रेनन। कौन दिए थे? अर्नस्ट रेनन सबसे अच्छा परिभाषा दिए कि राष्ट्रवाद कुछ नहीं, राष्ट्रवाद क्या है? तो एक परिवेश में रहने वाले के लोगों के बीच, एक जैसे समूह के लोगों के बीच रहने वाले एकता है। क्या है? एकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे कहा जाता है? 100 बार पढ़ाए हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। क्या बताए थे? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक पूछे या आधुनिक समाजवाद का जनक पूछे, कार्ल मार्क्स। क्या आ जाएगा? और यही पूछेगा कि यूटोपियन समाजवादी किसे कहते? तो यूटोपियन समाजवादी थे 4। कौन थे? 4 थे। कौन थे? सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फूरिये हो गया, लुई बला हो गया, रॉबर्ट ओवेन। तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बला और रॉबर्ट ओवेन, इसको बोलते हैं यूटोपियन समाजवादी। और कार्ल मार्क्स का बताया था, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के ट्रियर प्रांत में। कहाँ हुआ? जर्मनी के ट्रियर प्रांत में हुआ था। और ये एक पुस्तक लिखे थे दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, 1867 में लिखा। और एक पुस्तक और लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, जिसको कहा जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ में लाल सेना गठन किसने किया? बताइए कि ट्रांस्की किसने किया था? सोवियत संघ में लाल सेना गठन किया था, ट्रांस्की ने किया था। और लाल कुर्ती पूछा है, कुर्ती तो गैरिबाल्डी। क्या मानना है? कुर्ती पूछेगा तो मानना है गैरिबाल्डी, सेना पूछेगा तो ट्रांस्की। बताइए कि तुम लोगों ने बताए थे।
तो इसका होगा ट्रांस्की। क्या हो जाएगा? ट्रांस्की। लेनिन के ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में किस देश के साथ हुई? बताइए किए थे कि लेनिन किसका नेता था? तो लेनिन नेता था बोल्शेविक क्रांति का, बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन था। तो लेनिन जब बना शासक बनाया तो वो क्या किया था? तो ये जो बोला था जर्मनी से समझौता किया था, बोला था हम युद्ध से अलग हो जाते हैं, और उस संधि को बोलते हैं ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। और ये 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। तो इसका जाएगा जर्मनी। क्या जाएगा? जर्मनी। 11 नंबर बोला अंकुर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? 40 में तुम लोग 48 में तुम लोग को 40 बनाना था इसमें। अंकुर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया। कौन देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। जो किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है, और ये कंबोडिया में स्थित है। अरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, अंकुर वाट का मंदिर है। और इसको कंबोडिया में इसको बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय बनाया था कंबोडिया में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? तो वियतनाम में ये तीसरा चैप्टर का है। तीसरा चैप्टर में हिंद चीन वियतनाम है, उससे पूछा गया है। तो तुम लोग अगर मेरा खाली एक वीडियो अपलोड है, लगभग होगा 1.5-2 घंटा का होगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सारा VVI करवा दिए हैं। उसको अगर देख लिया होगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटा होगा। बस 2 घंटा देखो, सारा ऑब्जेक्टिव बना के आ जाओ। ठीक है ना। तो वो देख लिया होगा तब। ऐसा जो पढ़ा है तो उसको तो बनिए गया होगा, पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ वियतनाम में कोलोन किसे कहते थे? तो वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक था जो वहाँ बस गया था उसे कहते थे कोलोन। क्या कहते थे? कोलोन कहते। क्या कहते थे? कोलोन। और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये 3 देश आता है हिंद चीन में। कौन देश? कितना देश आता है हिंद चीन में? बोलेगा हिंद चीन में कितना देश आता है? 3 देश। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। 100 बार बताए हैं, संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते। किसने कहा? जिम्मरमैन। किसने कहा? जिम्मरमैन। संसाधन किसे कहते हैं? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव को सुख सुविधा प्रदान करता हो, और जो मानव के परिसंपत्ति बन जाए, और तथा जिसका टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका हो। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहा जाता है। 15 नंबर बोल रहा है, इनमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय यानी जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसका मात्रा पर सीमित हो, बस समाप्त हो जाएगा, दूसरा बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी। क्या होगा? यही बोलता, पवन बोलता, जल बोलता, वायु बोलता, मिट्टी बोलता, जंगल बोलता, सूर्य ऊर्जा बोलता। ये सभी होता नवीकरणीय। क्या होता? नवीकरणीय। विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को। बताए थे 5 जून 1972 को जो है विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था वन एवं वन जीव के संरक्षण के लिए हुआ था। इसलिए 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 1973 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कहाँ भाग गया? मिट्टी किस प्रकार प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 100 बार पढ़ा है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? 1992 के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 5 वर्ष, उसमें जोड़ दो 92 में, तो 1997 में हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था, उसमें फिर 5 जोड़ दो यानी 2002। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, और इसमें क्योटो जो दिया हुआ, क्योटो में क्या हुआ था पता है? क्योटो में क्या हुआ था? वो तो मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत संरक्षण हुआ था। ये हुआ था ग्रीन हाउस पर बैठक हुआ था। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए क्योटो में 1997 ईस्वी में बैठक हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा है ओजोन परत वाला, तो वो हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? बताइए कि नवीकरणीय है, फिर बन जाएगा, नहीं बन जाता। मिट्टी फ्रास ना बन जाता, बनने में टाइम लगता है क्या? तो मिट्टी होगा क्या? ऐसे थोड़ा मतलब टाइम लगता है, लेकिन मिट्टी नवीकरणीय है। अगला, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो बताए थे भारत के लगभग 43% वहाँ पर क्या पाया जाता है? मैदान। क्या पाया जाता है? और उस मैदान पर भी सर्वाधिक मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। बताया था तुम लोग को। तो इसका हो जाएगा मैदान 43%। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी का वाहित मिट्टी है? वाहित मतलब समझ रहा है, जो बह कर आता है। तो बह कर आएगा कौन? जो नदी के द्वारा आता है। बह कर आएगा कौन? जो नदी लेते आता है। नदी कौन मिट्टी लेते आता है? तो बताए थे जलोढ़। बताए थे क्या बताए थे? जलोढ़। तो यहाँ जलोढ़ होगा। क्या होगा?
जलोढ़ हो जाएगा। बाकी बात जलोढ़ सर्वाधिक विस्तार है और सबसे उपजाऊ मिट्टी है, 43% ये भाग पर है। काली मिट्टी को लेगुन मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान से बनता है और काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुन मिट्टी है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ फसल जो है वो कपास है। क्या है? कपास है। फिर एक लिखा हुआ क्या लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, नहीं होता था आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। चलो, पंजाब में भूमि निम्न ह्रास का मुख्य कारण क्या है? बताया था अत्यधिक सिंचाई। इतना सिंचाई कर दिया कि भूमि हो गया क्या? नमकीन। क्या हो गया? नमकीन। यानी अत्यधिक सिंचाई जो पंजाब में भूमि का ह्रास होने का कारण है, यानी भूमि निम्नीकरण का कारण है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? हम जानते हैं कि भारत का नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऐसे तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध है। लेकिन टिहरी बांध तुम लोग को ऑप्शन में नहीं दे रहेगा, तो मानना है भाखड़ा नांगल बांध मानना है। ये 224 मीटर ऊंचा बांध है और ये सतलज नदी पर है। कहाँ? सतलज नदी पर है, ठीक है ना। और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री पर है। और पूछेगा भारत के सबसे बड़ा बांध कौन है? ऊंचा नहीं, बड़ा, यानी बड़ा मतलब समझ रहे? लंबा। तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी पर है, महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो गंगा हो जाएगा। गंगा सबसे लंबी नदी है और गंगा को राष्ट्रीय नदी कहते हैं, यानी गंगा। क्या होगा? गंगा। और गंगा का लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला 2008 में। राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला 2008 में। अगला क्वेश्चन है तुम लोग को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। काजीरंगा मध्य प्रदेश असम है। असम है। कहाँ है? असम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सिंग वाले गैंडा के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो एक सिंग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा है, असम में है। असम में अभी कुल 7 गो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। 7वां जो है वो है दिबांग पटकोई। चलो, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के किस राज्य में वनों के ढके भाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में है। अरे वन रहेगा तो रहबे करेगा, जानवर रहबे नहीं करेगा। सर्वाधिक तेंदुआ हो गया, सर्वाधिक चीता हो गया, सर्वाधिक बाघ हो गया, सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के मामला में, यानी कम में जमीन पर ज़्यादा वन, कम जमीन पर ज़्यादा वन, यानी प्रतिशत के मामला में सर्वाधिक वन है मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। अगला क्या है? भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? तो भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी है। और नीलगिरी जो है तमिलनाडु और केरल एवं कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो तमिलनाडु और केरल दोनों में आ जाता है ये। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी जो है, डोडा बेटा। और नीलगिरी पर एक पर्यटन स्थल है, इसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं ऊटी। क्या बोलता है? तुम लोग सुनता है? ऊटी घूमने जाता है बहुत लोग, तो पर्यटन स्थल है ऊटी। चलो, अगला क्वेश्चन है क्या? हेमेटाइट खनिज किससे संबंधित है? तुम लोग बताया था ये अलर्ट। अगर तुम लोग VBI जो है ना, तुम लोग एक चीज़ बोल देते हैं, परीक्षा देने जा रहा है तो मेरा सर्च मारो मोबाइल में, ये तो SST हो गया है ना। तुम लोग सर्च मारो, क्या तुम्हारो अभी हिंदी है तो लिखो हिंदी VBI ऑब्जेक्टिव, और वो वाला तुम लोग देख के चल जाओ। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मात्र एक घंटा का वीडियो रहता है, उसको देख के चल जाएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हिंदी का देख लो, उसी प्रकार संस्कृत का रहता है, संस्कृत का देख लो, ठीक है ना। संस्कृत का देख लो, वो भी लगभग 1.5 घंटा का होगा, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उसी प्रकार साइंस का होगा तो साइंस का अपलोड है, एक वीडियो अपलोड है, साइंस का देख लो। उसी प्रकार जिसका होगा उसका देख लेना है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर तुम खाली इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरा एगो वीडियो अपलोड है 1.5 घंटा का, अगर उसको देख लिया होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी सखी वीडियो में करा रही है, वो देख लिया होगा तो नहीं छूटेगा। और 2 नंबरिया भी करवा लें, 5 नंबरिया भी करवा लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हेमेटाइट खनिज किससे है? तो हम जानते हैं कि तुम लोग को ट्रिक बताए थे महल से। क्या है? महल से एक ट्रिक है। तो मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, और लो से लिमोनाइट, और सो से सीडेलाइट। ये सब किसका है? ये सभी है किसका है? ये सभी है लोहा का। किसका है? लोहा का है। सबसे अच्छा लोहा इससे प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट से। भारत में सर्वाधिक मिलता है हेमेटाइट। क्या मिलता है? हेमेटाइट। घटिया लोहा ये वाला है सीडेलाइट। क्या है? और कोयला का भी 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। क्या है? इसका ट्रिक है ए बे ले पी। क्या ट्रिक है? ए बे ले पी। ए से एंथ्रासाइट, बे से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पीट कोयला। अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, घटिया कोयला पीट कोयला। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस। चलो, अगला क्वेश्चन।
अगला है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय जिसका ज़्यादा रहेगा यानी समझ जाएंगे कि उसका विकास ज़्यादा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय मतलब समझ रहा है ना, हाँ, एक साल में जितना कमाया है तो ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा उसका विकास होगा, वही ना। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? देश में एक साल के अंदर जितना भी कमाया हुआ सबके कमाया उपलब्ध लिख दे और जितना जनसंख्या है उससे भागा दे दे, तो जो निकलेगा वो निकलेगा प्रति व्यक्ति आय। क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय। पशुपालन का संबंध किस क्षेत्र से? बताए थे जितना भी प्राकृतिक चीज़ है सब है प्राथमिक। क्या है? प्राथमिक है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, चाहे वो खेती हो यानी कृषि हो, पशुपालन हो या भेड़ पालन हो या मछली पालन हो, सब क्या है? या खनन हो, खनन मतलब समझ ला, धरती खोद के जो निकालते हैं सभी है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग आता है, यानी इंडस्ट्री एंड रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आता है, जहाँ पर सामान बनता है, उससे बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। तो इसका प्राथमिक। अमेरिका में किस प्रकार का व्यवस्था है? बताइए कि पूंजीवादी, अमेरिका पूंजीवादी, रूस समाजवादी और भारत मिश्रित। अगला, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56। दूसरा कि कब तक? तो 1956 से 1905 जोड़ दो तो 56 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? फिर तीसरा 1961 में फिर 5 जोड़ दो 1966, फिर चौथा 1966 में फिर 5 जोड़ दो तो 1971। इस तरह चलते रहा था, ठीक है ना, लेकिन कुछ बीच में गैप भी हुआ था। अगला है जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाना का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात का कारखाना का गठन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। जो करने वाला था वो था जमशेदजी टाटा। कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। और उसको बोलते हैं टिस्को कंपनी। क्या बोलते हैं? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील CO से कंपनी। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत बताए थे, पूंजीवादी अमेरिका, समाजवादी रूस और भारत मिश्रित। भारत की राष्ट्रीय आय का संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया? दाराभाई नौरोजी जो थे वो भारत का प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम पता लगाया था और 1868 ईस्वी में लगाया था। और बताया था मात्र 20 रुपये। कितना बताया था? कि एक साल में उस समय जो है व्यक्ति का आय जो था भारत के वो 20 रुपये था। कितना था? 20 रुपये था। कब? 1868 में थे। और इनका एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का तो देखेगा जो प्राचीनतम मुद्रा था उसमें मिलता था सोना या चांदी का मिलता था, पता है ना। जो राजा महाराजा का जो मुद्रा था प्राचीन काल में सब सोना का, क्या था? सोना चांदी। इसका जगह सोना या चांदी हो जाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसमें हो जाएगा शिवहर हो जाएगा, क्योंकि शिवहर छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या लेकिन हुमच के है। अगला है और सबसे अधिक हो जाएगा पटना। क्या होगा? सबसे अधिक पटना हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन हुआ था? युगोस्लाविया। कौन हुआ था? युगोस्लाविया जो है सामाजिक विखंडन के कारण, मतलब सामाजिक विभेद के कारण विखंडन हो गया है। और श्रीलंका जो था क्या था? श्रीलंका जो था वो मतलब सत्ता में भागीदारी तमिल लोग को नहीं दिया था, इसलिए वो क्या हुआ था वहाँ पर दंगा हमेशा मतलब शांति नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में जाति धर्म का आधार था। तो प्राचीन काल में जो था ना जाति का आधार था कर्म। क्या था? प्राचीन काल में जाति का आधार क्या था? कर्म। क्या था? कर्म था। और इसका आधार पर 4 जाति था। कितना जाति था? एक था ब्राह्मण। क्या था? एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य था और एक शूद्र था। क्या था? शूद्र था। क्या था? शूद्र। ब्राह्मण उसको बोलता था जो मतलब, ब्राह्मण किसको बोलेंगे? तो ब्राह्मण उसको बोलता था जो मतलब ज्ञानी था, जो पढ़ लिख रहा है, ठीक है ना, जो पूजा पाठ करवाता उसको बोलते थे ब्राह्मण। क्या बोलते थे? क्षत्रिय उसको बोलता था जो मतलब सेना में क्या काम करता था, रक्षा व्यवस्था करने का काम करता था, लोगों के जान बचाने का काम करता था, उसको बोलते थे क्षत्रिय। क्या बोलते थे? क्षत्रिय। चाहे कोई भी अथी का, अभी तो जाति है तो हो गया ना कि जो जाति में जन्म होगा वही जाति कहलाएगा, लेकिन पहले उस तरह नहीं था। प्राचीन काल में तुम जो काम कर रहा है, अगर मान लो तुम्हारे घर में 4 व्यक्ति है, ठीक है ना, एक काम कर रहा है क्या? पढ़ने का काम कर रहा है। किससे काम कर रहा है? पढ़ने और पढ़ाने का, तो ब्राह्मण है। एक घर तुम्हारा घर में वो चल गया सेना में। कहाँ चल गया? सेना में चल गया, तो वो हो गया क्षत्रिय। क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया।
एक तुम्हारा घर में है जो व्यापारी कर रहा है, क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, यानी दुकान चला रहा है, कुछ सामान बेच रहा है, तो हो गया तुम्हारा बेस, क्या कहलाएगा। और एक तुम्हारा घर में है जो किसी का सेवा कर रहा है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, सब सेवा करता है ना, सर्विस देता है ना, तो हो जाएगा शूद्र, क्या जाएगा। यानी एक ही घर में चल जाति हो सकता था पहले कर्म के आधार पर, लेकिन अभी है जाति के आधार पर। चलो अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद के बीच में बेहतर तालमेल का उदाहरण कहाँ था। बेहतर तालमेल कहाँ देखने को मिला, सामाजिक विभेदों के बीच में बेहतर तालमेल कहाँ देखने को मिला था। पढ़ाए तो उन लोग बेल्जियम नहीं पढ़ाए थे, फ्रांसीसी और जर्मनी के लोग रहने वाला था, लेकिन वहाँ तालमेल देखने को मिला था। इसका नीदरलैंड भी हो जाएगा। बेल्जियम में तो एक ही जाति का था, लेकिन नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में सतह के विवरण के उद्देश्य से कितनी सूची बनाई गई, 3 सूची है, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाता है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाता है राज्य सरकार, और समवर्ती पर दोनों, समवर्ती पर दोनों। अगला क्वेश्चन है, लेकिन एक सूची और है जिसको मतलब शामिल नहीं किया जाता है, उसको विशिष्ट सूची बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बना 1990। कब बना, 1990 में, लागू हुआ था 1992 में, तो इसका 1990 हो जाएगा। सामाजिक विभेद के कारण बनते हैं, सामाजिक विभेद के कारण सभ्य है, धर्म भी है, भाषा भी है, क्षेत्र है, लिंग है, वंश है, इत्यादि है। इसमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है। संघात्मक मतलब होता है जहाँ सत्ता का विभाजन नहीं किया गया हो, सब बोलते संघात्मक, यानी जहाँ पर राज्य सरकार अलग कानून बना रहा है, यानी राज्य में जहाँ मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में जहाँ प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उसे बोलेंगे संघात्मक। क्या बोलेंगे, संघात्मक। यानी जहाँ केंद्र सूची होगा, राज्य सूची होगा, समवर्ती सूची होगा, उसे बोलेंगे संघात्मक। भारत संघात्मक है, अब भारत संघात्मक है, अब बैले ना है, राज्य में मुख्यमंत्री ना है, केंद्र प्रधानमंत्री ना है, ना बैले रह जाएगा। समझा दिए तब भी तो है, क्या है। अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में सिर्फ केंद्र सरकार का कानून चलता है। मुद्रा को संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो मुद्रा को कौन बनाने का काम करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार बनाता है, कौन बनाता है, केंद्र सरकार। ऐसा नहीं ना कि अति बिहार के लिए अलग पैसा मुद्रा चल रहा है, मुद्रा मतलब रुपया पैसा, और झारखंड के लिए अलग, मुंबई के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग मुद्रा, ऐसा होता है क्या, नहीं। सबका एक है, जो केंद्र सरकार बना रहा है वो है। तो केंद्र सूची, क्या होगा, केंद्र सूची। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। सर्वाधिक मतलब विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है भूकंप। कौन हो गया, भूकंप हो गया। ज्वालामुखी बाढ़ भी है, लेकिन भूकंप जब बहुत बड़ा क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। बाढ़ किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक जो अपने आप घटे, उससे प्राकृतिक जो मनुष्य की गलती से घटे वो मानवकृत, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सभी क्या है, सुनामी हो गया, सभी क्या प्राकृतिक क्या है। लेकिन बम फट गया, रासायनिक दुर्घटना हो गया, बिजली दुर्घटना हो गया, ये सभी क्या है, ये सब मानवकृत क्या है, मानवकृत है। अगला है हिमस्खलन प्रभावित राज्य है। तो हिमस्खलन मतलब कि भूमि जो है ढलक जाता है पहाड़ पर से, और भूमि खिसकना ही कहलाता है हिमस्खलन। ये होता है उत्तराखंड। कहाँ होता है, उत्तराखंड में नहीं रहता है, बादल फट जाता है तो भूमि खिसक जाता है, ठीक है ना। तो ये सब होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होता है सोपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती। तो तुम लोग को सब बन गया होगा अगर देखा होगा तो। और यहाँ पर हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री वाला तुम लोग को बन गया होगा, ये सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो बताना कितना सही हुआ सबका, कमेंट करके बताना, ठीक है। लो पकड़ो।